मॉर्निंग बच्चों, 9th क्लास में आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, एक्चुअली में ये पहली बार आप पढ़ रहे हैं, 9th क्लास से पहली बार पढ़ रहे हैं यहाँ पे इसे, तो इसे ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा की एक बार डिस्कस करता हूँ। परिभाषा क्या दी हुई है, तो परिभाषा ये कि गणित की वह शाखा जो किसी बिंदु अथवा वस्तु की उसी तल पर स्थित अन्य स्थिर बिंदु है कोई या अथवा कोई दूसरा बिंदु है के सापेक्ष स्थिति का निर्धारण करती है। ठीक है, ज्यामिति यानी कि निर्देशांक ज्यामिति कहलाती है। तो कहने मतलब ये कि गणित की हम लोग एक ऐसी ब्रांच पढ़ने जा रहे हैं जिसमें एक बिंदु हमारे पास में स्थिर बिंदु माना हुआ है, उस बिंदु के सापेक्ष दूसरे अन्य बिंदुओं की क्या स्थिति है, इसको हम गणित की जिस शाखा में पढ़ते हैं उसे कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या निर्देशांक ज्योमेट्री। ठीक है, तो इसको हमारे पास में जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि स्थिर बिंदु की बात करें तो स्थिर बिंदु को सामान्यतः क्या कहते हैं, मूल बिंदु। यानी कि जिस बिंदु हमने मूव नहीं करा है, जिसके सापेक्ष हम दूसरे अन्य बिंदुओं की स्थिति देख रहे हैं, उस बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु। तो इसको और क्लियर समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक इसमें एक वर्ड और आया था, वो है उसी तल पर। तो ये तल की क्या बात हो रही है, तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि हमारे पास तो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक ही तल यानी कि समतल के ऊपर बात करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं ये बोर्ड एक समतल है, तो एक समतल पर हमारे पास में इसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने जा रहे हैं। हालांकि इसको आगे क्लास में जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी इसको हम दूसरे तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अब बेसिक लेवल पर हम हैं तो इसे एक ही तल पर पढ़ने जा रहे हैं। तो हमने क्या करा, ये बोर्ड को एक तल मान लिया है। ठीक है, तो जैसे हम कह सकते हैं एक समतल है, इस समतल पर हमने क्या करा, ये दो रेखाएं खींची हैं। तो सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए कि ये जो समतल है इसे बोला जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से बोलते हैं इसे कार्तीय तल। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन इसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसमें अगर हमने दो रेखाएं खींच दी हैं, एक रेखा इस तरीके से और एक रेखा इस तरीके से, तो अगर हम इसको x मान लेते हैं, ये x डैश मान लेते हैं, ये y मान लेते हैं, ये y डैश मान लेते हैं, और जहां ये रेखाएं मिल रही हैं उसे मान लेते हैं मूल बिंदु। तो आप एक बार फिर से समझ लीजिए, हमने इस तल पर यानी कि जो कार्तीय तल मैंने बताया, कार्तीय तल पर हमने दो रेखाएं खींची हुई हैं। ठीक है, एक रेखा है इस तरीके से जिसे आप बोल सकते हैं क्षैतिज रेखा है, और दूसरी जो रेखा है वो इस तरीके से ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। खास बात क्या है, ये दोनों रेखाएं क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा जो होंगी वो आपस में जहां मिल रही है उसे कहते हैं मूल बिंदु। ठीक, और दूसरी चीज क्या है कि जो क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा जो दोनों रेखाएं होती है ये आपस में परस्पर कैसी होती है, लंबवत। लंबवत का मतलब हो गया इनके बीच में जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है, ये सभी 90 डिग्री कोण पर है। ठीक है, तो अब हमारे पास में जो मुख्य बिंदु है कार्तीय तल को समझते समय तो वो पॉइंट्स को जरा नोट करते हैं। सबसे पहले मुख्य बिंदु पर आते हैं, जिस चीज को मैंने ओरल भी बोला है कि x और x डैश कैसी है, क्षैतिज रेखा। x और x डैश एक क्षैतिज रेखा होती है। ठीक है, क्षैतिज रेखा होती है, और इस रेखा पर जो आप देखें OX की जो डायरेक्शन है, OX कैसी होती है, OX धनात्मक होती है, धनात्मक है, तथा OX डैश कैसी है, OX डैश ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव दिशा है। तो समझ लीजिए फिर से कि x डैश जो है हमारे पास में क्षैतिज रेखा होती है, OX धनात्मक है और तथा OX डैश कैसी है, ऋणात्मक है, नेगेटिव है। ठीक है, जो x डैश है उसे हम क्या कहते हैं, इसे यानी कि x डैश को, ठीक है, x अक्ष कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो y और y डैश होती है वो कैसी रेखा होती है, वो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। और अगर आप बात करें तो जो ऊपर वाला पार्ट यानी कि O से ऊपर वाला पार्ट जो है OY कैसा होता है, धनात्मक होता है या धनात्मक दिशा होती है, दिशा है, तथा OY डैश ऋणात्मक दिशा है, ऋणात्मक दिशा है। ये हो गया। उसके बाद में अगर हम जैसे हमने यहाँ पर बताया था कि x डैश कैसी होती है, x अक्ष कहते हैं, और इसी तरीके से जो y डैश होता है उसे क्या कहते हैं, उसे y अक्ष कहते हैं, y अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके पास में रेखाओं के बारे में। और दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप देखिए जो रेखाएं हैं वो कहाँ पर मिल रही हैं, मूल बिंदु पर मिल रही है। तो ये जो बिंदु आपको मैंने मार्क करा वो इसे ही मूल बिंदु कहते हैं। तो आपके पास में तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है दिस इज O को मूल बिंदु कहते हैं।
मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन हो गया। यदि हम अगर फोर्थ पॉइंट पर आते हैं, अगर हम ये मान लेते हैं कि इस कार्तीय तल में कोई बिंदु है P, ठीक है, ये जो P बिंदु है अगर आप देखें तो ये x अक्ष में सपोज अगर x से दूरी चल रहा है और y अक्ष में इस तक पहुंचने के लिए हम y दूरी चल रहे हैं, तो आप देखिए हम कहां पहुंच जाएंगे, P पर पहुंच जाएंगे। फिर से समझ लीजिए, यदि हम x अक्ष पर O से x दूरी चल रहे हैं और y अक्ष पर आप क्या कर रहे हैं, इस क्षैतिज रेखा से y दूरी तय कर रहे हैं, तो एक तरीके से आपने दो प्रकार से दूरी तय करी है। कुछ दूरी आपने यानी कि x से दूरी आपने क्षैतिज दिशा में और y दूरी जो आपने तय करी है वो ऊर्ध्वाधर दिशा में तय करी है। तो इस प्रकार जो P के निर्देशांक होंगे, P के निर्देशांक वो हम क्या कहेंगे, वो होंगे x, y है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, यदि आप x अक्ष में आपने x दूरी तय करी है, y अक्ष में आपने y दूरी तय करी है, तो जिस बिंदु पर आप पहुंच जाएंगे उसके जो पोजीशन होगी, उसकी जो स्थिति होगी, उसको आप x, y करके लिखेंगे और ये इस बिंदु के निर्देशांक कहलाते हैं। ठीक है, तो P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x, y। तो इंपॉर्टेंट चीज ये कि x को बोलते हैं भुज और y को बोलते हैं कोटि। ठीक है, इसे इंग्लिश से बोलते हैं एब्सिसा और इसे बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, तो इतना तो था सबसे पहले कार्तीय तल के बारे में। ये पूरा जो है जिस पर हमने इस तरीके से x अक्ष और y अक्ष हमने खींची है, ये पूरा कार्तीय तल है, जिसमें हमने आपको बताया कि x अक्ष कौन सी होती है, y अक्ष कौन सी होती है और किसी बिंदु के निर्देशांक में भुज और कोटि क्या होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसी में अगर आप देखें तो ये पूरा जो आपके पास में कार्तीय तल है, इन दो रेखाओं की वजह से कौन सी रेखाएं, x डैश और y डैश की वजह से ये पूरा कार्तीय तल कितने भागों में विभाजित हो गया, 4। ठीक है, 4 भागों में विभाजित हो गया है कि आप देख सकते हैं x डैश एक भाग है, दूसरा x डैश दूसरा भाग है, x डैश y डैश एक और भाग है, तीसरा भाग है, और y डैश x ये चौथा भाग हो गया। तो ये 4 भागों में विभाजित हो गया। ठीक है, अब जो ये वाला होता है, जो पहला भाग होता है, इसे बोलते हैं प्रथम। सबसे पहले यहाँ पर समझ लीजिए, मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, चतुर्थांश बताने जा रहा हूँ। ठीक है, चतुर्थांश। ठीक है, अब उसी चीज पर आते हैं फिर से। जब हमने कार्तीय तल में ये जो दो रेखाएं खींची थी, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा, तो ये कार्तीय तल जो था 4 भागों में विभाजित हो गया। तो जो पहला वाला भाग होता है जिसमें कि आप देखें x वाला भाग भी कैसा है, धनात्मक, और y वाला भाग भी कैसा है, धनात्मक, तो ये कहलाता है प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये वाला होता है द्वितीय चतुर्थांश, और ये वाला जो होता है ये होता है तृतीय चतुर्थांश, और ये वाला होता है चतुर्थ चतुर्थांश। तो इस तरीके से आपके पास में कार्तीय तल ने किसी भी तल को, जो ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा थी, उसने कार्तीय तल को 4 भागों में विभाजित कर दिया, जिनका नाम था प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। इंग्लिश में कह सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग क्वाड्रेंट है, तो इनमें सभी के x की यानी कि जो हमारे पास में निर्देशांक हमने माने थे, उनके क्या रहेंगे, उनके चिन्ह बिल्कुल अलग अलग रहेंगे। जैसे हमारे पास में अगर बात करें तो जैसे प्रथम चतुर्थांश की अगर बात करें, प्रथम चतुर्थांश की बात करें, तो उससे पहले हम एक काम करते हैं, कोई हमने बिंदु मान लिया, माना P x, y कार्तीय तल में कोई बिंदु है। ये हमने मान लिया कि x, y कार्तीय तल में कोई बिंदु है। अब आप समझिए, अगर ये बिंदु है कार्तीय तल में और इसकी स्थिति ये है कि x जो है वो कैसा है, धनात्मक, और y भी कैसा है, धनात्मक। दोनों x के और y के साइन कैसे धनात्मक, यानी कि x और y आपके पास में धनात्मक आ गए, तो जो x और y आपके पास में जो बिंदु होगा वो किस में होगा, प्रथम चतुर्थांश में। ठीक है, ये प्रथम चतुर्थांश में हो जाएगा। उसके बाद में इसी तरीके से अगर हम जैसे उदाहरण के लिए अगर बात करें कि किसी बिंदु का निर्देशांक अगर मान लेते हैं कोई p बिंदु है जिसका निर्देशांक 2,3 है, तो आप देखिए ये भी धनात्मक लिया हुआ है, ये भी धनात्मक लिया हुआ, तो आप कह सकते हैं जो p बिंदु है वो किस में है, प्रथम चतुर्थांश में। दूसरा भाग आते हैं द्वितीय चतुर्थांश, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें तो
अगर इसको देखें सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसको देखें तो आप देखिए एक्स की डायरेक्शन कैसी आ रही है, नेगेटिव, और वाई कैसा है, पॉजिटिव। तो आप इसी चीज को कह सकते हैं कि एक्स अगर किसी ऋणात्मक है और वाई कैसा है, धनात्मक है, तो जो आपके पास में पी बिंदु रहा होगा वो किस में रहा होगा, पी एक्स वाई किस में रहेगा, ये द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में। अब देखिए हमने जो पी बिंदु माना है वो किसी चतुर्थांश में हमने माना है। अभी हम उसकी स्थिति को हम अगर डिस्कस करें कि अगर x ऋणात्मक लिखा हुआ है और y धनात्मक लिखा हुआ है, तो जो पी बिंदु होगा वो द्वितीय चतुर्थांश में होगा। इसको ध्यान से देखिए, अगर कोई बिंदु इस तरीके से कि -2,5, तो देखिए x कैसा हो गया, नेगेटिव ऋणात्मक हो गया, और y कैसा है, पॉजिटिव धनात्मक हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं किसमें चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में। इसके बाद में हम लोग आते हैं, सिर्फ कर देता हूँ तीसरे पॉइंट पर, तृतीय चतुर्थांश। अगर हमारे पास में x भी ऋणात्मक है और y भी ऋणात्मक है, x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, तो x, y जो होगा वो तृतीय चतुर्थांश में होगा, तृतीय चतुर्थांश में। ठीक है, उदाहरण के लिए -2 और -3 मान लेते हैं। -2 -3 आप देखें x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो ये कौन से चतुर्थांश में हो जाएगा, तृतीय में। और फिर आखिर में आते हैं चौथे पॉइंट पर, चतुर्थ चतुर्थांश, यानी कि x कैसा हो गया इसमें, धनात्मक, x धनात्मक हो गया, और y कैसा है, अगर ऋणात्मक आ रहा है, y ऋणात्मक है, तो ये जो आपके पास में बिंदु P होगा वो चौथे चतुर्थांश में होगा। इस तरीके से अगर हम मान लेते हैं कि आप देखिए x धनात्मक है और y ऋणात्मक है, तो ये चौथे चतुर्थांश में होगा। ठीक है, तो अगर इसी के साथ में अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जैसे मैंने मान लिया क्वेश्चन नंबर 1 ये मान लेता हूँ कि एक P बिंदु है -2, -3, सेकेंड पार्ट 2, -7, थर्ड पार्ट 1, 5 और फोर्थ पार्ट ये मान लेते हैं -1, 2। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये बिंदु कौन से चतुर्थांश में, तो अगर इसको देखें तो देखिए x कैसा है, ऋणात्मक, और y भी कैसा है, ऋणात्मक। तो x ऋणात्मक अगर हम डायग्राम से देखें तो आप देखिए x ऋणात्मक की डायरेक्शन भी ये है और y ऋणात्मक की डायरेक्शन भी ये है, तो इसका मतलब ये तृतीय चतुर्थांश रहा होगा। तो ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में, तृतीय चतुर्थांश में। अब इसको देखें, x कैसा है, पॉजिटिव, और y कैसा है, नेगेटिव। x पॉजिटिव का मतलब हो गया इधर की तरफ और y पॉजिटिव मतलब नीचे, तो ये पहुंचेगा हम चतुर्थ में, तो ये हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। अब यहाँ देखिए x और y दोनों पॉजिटिव है, तो ये प्रथम चतुर्थांश हो जाएगा। और ये वाला अगर बात करें तो x आपके पास में माइनस का, y कैसा है, पॉजिटिव, x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो x नेगेटिव हो गया और y पॉजिटिव ऊपर हो गया, तो ये हो गया द्वितीय चतुर्थांश। तो मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको समझ आ गई। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बिल्कुल मैंने बेसिक चीज आपको बताई है। आगे की क्लास में मैं आपको और इसके बारे में बताऊंगा और एक्सरसाइज भी डिस्कस करूंगा। तो आज के लिए हम लोग इतने रह देते हैं। थैंक यू।